नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। जी हां, इस चैनल पर व्यू नाउ सीरीज पर प्यार देने के लिए, सम्मान देने के लिए और साथ ही साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। व्यू नाउ केस में ईडी ने नया क्या किया है, इसमें नया क्या अपडेट है, पूरे देश में मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह के केसों में क्या हो रहा है और उसका व्यू नाउ के लिए क्या मतलब है, स्पेशली व्यू नाउ के विक्टिम्स के लिए जिनके पैसे फंसे हैं। यह सारी बातें हम अपने पिछले वीडियो में, जिस पर मैंने पूरी एक नई प्लेलिस्ट बना दी है, जो इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको बताया है। लेकिन आज का यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं बिना एक सेकंड भी आपका खराब किए इसमें कुछ ऐसी बुनियादी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद और लाभदायक सिद्ध हो सकती है। शर्त यह है कि वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। कमेंट के माध्यम से अपने विचार जरूर मुझ तक पहुंचाइए, चाहे आप मेरे सवालों से, जवाब से सहमत हों या असहमत। आज हम अपने इस एपिसोड में, छोटे से एपिसोड में, सिर्फ 2 मुद्दों पर बात करेंगे कि व्यू नाउ केस होने के बाद जो लेटेस्ट 2 ऑर्डर मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर साल 2026 में आया है, व्यू नाउ के जो विक्टिम्स हैं, जो व्यू नाउ के इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहां खड़ा करता है। उनके फायदे की बात है या नुकसान की बात है। और इन 2 मुद्दों के अलावा जो दूसरी सबसे जरूरी बात है कि जब भी व्यू नाउ केस में पैसे मिलने की वापसी शुरू होगी तो आप में से लेजिटिमेट इन्वेस्टर्स होने के बाद कितने लोगों को पैसा मिल पाएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब इसमें 2 कैटेगरी है आप लोगों की, मैं बार बार डे 1 से कह रहा हूं। एक कैटेगरी जो लेजिटिमेट इन्वेस्टर होने के बावजूद अपने को कहीं सरकारी दस्तावेजों में शामिल नहीं किए हैं, एक वो पूरी कैटेगरी है। तो आप के लिए इस वीडियो में ऐसा नया मंत्र क्या है कि आपको आपका पैसा मिल जाए जब पैसे की वापसी शुरू होगी। और दूसरी वो कैटेगरी है जो लोग मेरा वीडियो देखने के बाद सेक्शन 8 में लुधियाना के पीएमएलए अदालत में खड़े हैं अपना रिफंड पाने के लिए। मुझे यदा कदा अक्सर फोन करते रहते हैं कि साहब इस केस में कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोग जो खड़े हैं अदालत सामने, उनके लिए भी आज की ये वीडियो अग्नि परीक्षा साबित होगी। क्योंकि क्या रिस्टिट्यूशन के क्लेमेंट में आप उस कैटेगरी में खड़े हैं जहां 90% क्लेम कोर्ट रिजेक्ट कर दे, फिर आप अदालत, वकील सबको दोष देंगे। इसलिए मैं पहले हमेशा जैसे व्यू नाउ में आपको समय समय पे वार्निंग दी, बताया आपको क्या करना चाहिए, उसी तरह से मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूं कि आप अगर इंस्टीट्यूशन की कतार में खड़े हैं, आपने अगर अपना पिटीशन लगाया है, तो जरा चेक कर लीजिए कि कहीं आप उन 90% लोगों में तो शामिल नहीं होने जा रहे जिनका क्लेम कोर्ट रिजेक्ट करेगी। दोस्तों, कोर्ट तक जाना, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना अलग बात है, और उस दरवाजे से अंदर जाना और जाकर जो रिलीफ चाहिए ले आना, वो अलग बात। अब आप देखिए कि आप दरवाजे पे खड़े हैं या आप अभी दरवाजे तक ही नहीं पहुंचे हैं, और खास करके अगर आप दरवाजे पे खड़े हैं तो क्या आप अंदर जा पाएंगे और वहां से रिलीफ लेकर आ पाएंगे। इसको समझते हैं 2 जजमेंट के आधार पर, जो 2026 का लैंडमार्क जजमेंट इस तरह के केसों के लिए कहा जा सकता है। तो इसमें पहला ऑर्डर आया 10 फरवरी 2026 को। यह ऑर्डर केरला की एर्नाकुलम अदालत में आया। केस था पॉपुलर फाइनेंस कंपनी का, जिसमें करीब 30,000 डिपॉजिटर्स और उनका 2,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ था।
फिर से रिपीट कर देता हूं, 30,000 डिपॉजिटर्स और 2,000 करोड़ रुपया, आपका भी करीब करीब 4,000 करोड़, 3784 ऐसा ईडी कहती है। इस केस में आखिर कोर्ट ने किया क्या? तो एर्नाकुलम की इस अदालत ने ऐसे ही डिपॉजिट केस में, पॉपुलर फाइनेंस केस में, जहां 30,000 डिपॉजिटर थे और 2,000 करोड़ रुपए फंसा था, आखिर कोर्ट ने क्या फैसला दिया जहां से व्यू नाउ इन्वेस्टर्स के लिए भी कोई रास्ता खुलेगा या उम्मीद की किरण, जो अंतिम किरण है, वह बंद हो जाए। तो इस केस में ईडी ने कंपनी का जो एसेट्स अटैच किया था वो 65 करोड़ की मूवेबल थी और इमूवेबल प्रॉपर्टी मिला के दोनों कुल्लम 65 करोड़ थी। तो एर्नाकुलम की इस पीएमएलए अदालत ने यह सारी की सारी प्रॉपर्टीज बर्ड्स एक्ट के कंपिटेंट अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी और कहा कि डिपॉजिटर्स के बीच इसको बराबर से बांट दीजिए। अब इस ऑर्डर का असली मतलब समझिए। ये समझना इसलिए भी आवश्यक है कि जब ये ऑर्डर आती है, किसी लीगल साइट्स पे इसके बारे में बताया जाता है, खबरों में चलता है, तो जो बात आप समझते हैं और जो बात आप नहीं समझते हैं, जो हेडलाइन से पढ़े है, वह आज समझना। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हर डिपॉजिटर्स अलग अलग आकर अपना हिस्सा मांगे। कोर्ट ने एक फॉर्मूला दिया, कोर्ट ने एक स्ट्रक्चर्ड चैनल बनाया और उस स्ट्रक्चर्ड चैनल के तहत पीएमएलए के अटैचमेंट से पैसा निकाला गया या निकला और फिर वह पैसा बर्ड्स एक्ट की मशीनरी को दिया गया और वहां से जो डिपॉजिटर्स वेरीफाइड थे, ध्यान रखिएगा, डिपॉजिटर्स होना महत्वपूर्ण नहीं है, वेरीफाइड डिपॉजिटर्स, जो वेरीफाइड डिपॉजिटर्स थे उनको पैसा दिया जाएगा। यानी रिकवरी का ये मॉडल एक देश के सामने ऐसे मुकदमों में सामने आया जो पीएसीएल, सहारा, जो बार बार आप मुझसे पूछते हैं उसमें मिला क्या, उसमें मिला क्या, उसमें इतना टाइम हो गया, पर्ल में मिला क्या। तो हर बार जो जजमेंट आ रही है, जो कोर्ट के निर्णय आ रहे हैं, वो हर बार अपने पिछले जजमेंट से सीखती है, इंप्रूव करती है, ग्राउंड रियलिटीज को एड्रेस करने का प्रयास करती है। जैसे बर्ड्स एक्ट, जिस वक्त पीएसीएल हुआ, जिस वक्त सहारा हुआ या दूसरे आप चिट फंड की बात करते हैं, तो बर्ड्स एक्ट देश में था ही नहीं, उसके अंदर अथॉरिटी ही नहीं थी। तो उन्हीं देरी के सवालों से जूझते हुए देश में बर्ड्स एक्ट लाया गया। अब यह भी देखा गया कि यह 30,000 डिपॉजिटर्स के लिए अलग अलग मुकदमा करना संभव नहीं है, तो एक मैकेनिज्म, एक फॉर्मूला, एक स्ट्रक्चर दिया गया। इसीलिए जब बार बार आप में से कई लोगों ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि मेरा केस लड़िए, मेरा केस लड़िए, तो मैंने हाथ जोड़ लिया। मैंने हमेशा क्लास सूट की बात करी थी, क्लास एक्शन की बात करी थी, मास की बात करी थी। खैर, वो एक जगह बात है, लेकिन मेरी वह थियरी फिर एक बार कोर्ट के सामने 2026 में, फरवरी 2026 के फैसले में सही साबित हुई। खैर, यहां पर एक अभूतपूर्व प्रयोग हुआ पीएमएलए में, देश में 2026 में इस एर्नाकुलम कोर्ट के जजमेंट के तहत, जहां पीएमएलए और बर्ड्स दोनों एक्ट्स को मिलाकर, दोनों अथॉरिटीज को मिलाकर फास्ट रिस्टिट्यूशंस करने का प्रयास किया गया। अब व्यू नाउ के संदर्भ में अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो इसका मतलब साफ है कि आपने जिस किसी भी राज्य में, बिकॉज व्यू नाउ का कैरेक्टर भी नेशनल है, तो आपने साहब जिस किसी भी राज्य में इन्वेस्ट किया है, आपको वहां के कंपिटेंट अथॉरिटी अंडर बर्ड्स एक्ट के सामने अपना क्लेम रजिस्टर्ड करना चाहिए। अर्थात अब यहां से दो बातें होंगी। पीएमएलए कोर्ट के सामने आप हैं, अच्छी बात है, वो तो रहना ही है, इससे कोई ये ना समझे या मुझे फोन करने लगे कि अच्छा मैं महाराष्ट्र में कर दूं। नहीं, महाराष्ट्र में भी करना है और कोर्ट के सामने भी रिस्टिट्यूशन एप्लीकेशन लेकर के जहां असली मुकदमा चल रहा है वहां जाना है। जो इन्वेस्टर सिर्फ एक जगह खड़ा होगा वह आधी लड़ाई पहले हार चुका होगा और उसका नाम
उस 90% रिजेक्टेड रीइंस्टीट्यूशन क्लेमेंट की लिस्ट में सबसे ऊपर हो। अब ये तो हो गई एर्नाकुलम वाले ऑर्डर 10 फरवरी की बात। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण ऑर्डर पर, जो कि अभी अभी पिछले महीने जून 26 में आया है और यह दिल्ली की अदालत से आया है, राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट। और केस का नाम आप सब जानते हैं, PACL केस, पर्ल इन्वेस्टमेंट केस। देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर रिलेटेड केस। मैं फ्रॉड कहूंगा, स्कैम कहूंगा तो कई लोग अभी धनाधन शुरू हो जाएंगे कमेंट बॉक्स में, इसलिए चलिए भैया केस, देश का सबसे बड़ा इन्वेस्टर्स रिलेटेड फाइनेंशियल केस। तो यहां पर कोर्ट ने सेक्शन 8 सब सेक्शन 5, जिसका हवाला मैं प्रारंभ से अपने वीडियो में दे रहा हूं, के अंदर प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्टिकेट करके सीधा जस्टिस लोधा कमेटी को हैंड ओवर, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जस्टिस लोधा कमेटी ने इन्वेस्टर्स को रिफंड देना शुरू कर दिया। अब यहां पर व्यू नाउ के लिए इसका क्या मतलब है इस ऑर्डर का, कि अगर विक्टिम की संख्या छोटी है, जैसे 30,000 उस केस में थी, लेकिन जहां पर लाखों में है, तो फिर उस हालत में भी कोर्ट इंडिविजुअल क्लेम की तरफ नहीं मूव करेगी। वो एक सुपरवाइज मैकेनिज्म लेकर आएगी, जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जस्टिस लोधा कमेटी PACL में, और कमेटी मॉडल में ये रिफंड का प्रोसेस चालू होगा। मेरी जानकारी के अनुसार व्यू नाउ में आप लोग 25,000 से भी ज्यादा लोग हैं। मतलब यह केस भी किसी कमेटी की दिशा में जा सकता है, जहां एक सेंट्रलाइज वेरिफिकेशन होगा और उसमें सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टर को गिना जाएगा जिनका क्लेम सही वक्त पर, सही तरीके से, सही रिकॉर्ड में दर्ज हुआ होगा। देर से जो लोग जगेंगे उनके लिए खिड़की नहीं खुलेगी। मैं हमेशा कहता हूं, कानून सोए हुए लोगों के लिए नहीं है, न्याय उसी के लिए है जो न्याय मांगता है। तो आप देख लीजिए कि आप अब तक अगर विक्टिम हैं और आप अपना पैसा वापस चाहते हैं, तो आप कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे। चलते चलते मैं अपने अनुभव से, कोर्ट प्रैक्टिस से जो बात आपको अब बता रहा हूं, वह किसी लेख में, किसी आर्टिकल में, किसी यूट्यूब पे और किसी वकील साहब के द्वारा आपको अब तक नहीं मिलेगी। रिजेक्शन रीइंस्टीट्यूशन तक आना अपने आप में एक चैलेंज है, उससे भी बड़ा चैलेंज है रीइंस्टीट्यूशन पा लेना, रीइंस्टीट्यूशन हासिल कर लेना। अब ये क्लेम रिजेक्ट क्यों होता है, इसके 5 बड़ी वजह है। तो आप जब भी अपना रीइंस्टीट्यूशन क्लेम फाइल कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करें कि आपके केस में ये 5 में से कोई एक भी कारण नहीं हो। पहला कंपोनेंट, कैश कंपोनेंट। जिन्होंने अपना पैसा कंपनी के एजेंट को कैश में दिया है और रिसीप्ट कंपनी की न होकर एजेंट की है, उनका पेमेंट क्लेम प्रूफ नहीं माना जाए। अगर आप क्लेम कर रहे हैं, आपके पास रिसीप्ट है और उसका मिलान बैंक की ट्रेल से नहीं होगा, तो माफ कीजिए, आई एम सॉरी टू गिव यू दिस बैड न्यूज, आपको पैसे नहीं मिले। रीजन नंबर 2, दूसरे के नाम पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, पैसा आपका है लेकिन एग्रीमेंट पत्नी के नाम है, तो कोर्ट के सामने वही खड़ा होगा, वही क्लेमेंट माना जाएगा जिसके नाम का डॉक्यूमेंट है। आप इसको घर पर बैठकर इस डॉक्यूमेंट को ठीक नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई समस्या है तो अविलंब कानूनी सलाह लीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को समय रहते कानूनी तरीके से ठीक करा लीजिए। तीसरा बड़ा रीजन आपका क्लेम क्यों रिजेक्ट हो सकता है, वह है रिटर्न का हिसाब छुपाना। आपने सोचा मैंने तो पैसे जमा किए, इतने पैसे मुझे मिल गए हैं, अब मैं इसको छुपा लूं, तो यह भी संभव नहीं है। जिन लोगों को कुछ महीने रेंट मिला है और वो उसको छुपा रहे हैं या छुपाने की सोच रहे हैं, वो उसको नहीं बता रहे हैं, याद रखिए जब ये केस एजुकेशन में जाएगा तो यह चीज छुपी नहीं रहेगी या सामने आ ही जाएगा। और जो लोग छुपाए होंगे या छुपाकर क्लेम दाखिल करने की सोच रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन मार्क हो जाएगी और फिर उनके क्लेम पर, इंस्टीट्यूशन पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा।
आपको कोर्ट के सामने आकर पूरी ईमानदारी से अपना टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस रिटर्न यू ऑलरेडी रिसीव और नेट आपका कितना बकाया है बताना पड़ेगा। फोर्थ, आपने क्लेम तो दाखिल किया लेकिन फोरम गलत चुन लिया। रिटर्न के लिए आप कंज्यूमर फोरम चले गए हैं, सिविल सूट में चले गए हैं, पुलिस में एप्लीकेशन दे दी है और सब जगह आप एक साथ पैरवी कर रहे हैं, तो इससे आपकी ताकत भी खर्च हो रही होगी, पैसे भी लग रहे होंगे और कई बार यह पैरेलल प्रोसीडिंग्स आपके खिलाफ रिस्टिट्यूशन के वक्त जा सकती। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट, रादर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पांचवी और सबसे खतरनाक, रिकवरी कंसल्टेंट। एक नई पौध आप लोगों के बीच जन्म ले ली, मेरे तक खबर आई है। ये जो रिकवरी कंसल्टेंट हैं कमीशन लेकर आपसे आपका पैसा दिलवाने का वादा कर रहे हैं। तो जनाब, अगर आप इस चक्र या कुचक्र में या दुष्चक्र में फंस गए हैं तो ईश्वर ही आपका मालिक है। खास करके अगर अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इस रिकवरी कंसल्टेंट को सौंप दिया है तो आप दूसरी बार शिकार होने के लिए तैयार बैठे। आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी को न दें, सर्टिफाइड कॉपी से उनको बोलिए काम चलाइए। तो देखिए, अगर आप अपना हाथ काट बैठे हैं तो कोई सर्जरी करके अगर आप अपना हाथ वापस लगवा सकते हैं तो अविलंब लगवा लीजिए। तो दोस्तों, 2026 के 2 ऑर्डर यह बताते हैं कि यह सिस्टम विक्टिम्स को अब रिकॉग्नाइज नहीं करता। विक्टिम की तरफ से वो आंख बंद कर चुका है। सिस्टम में अगर किसी को जगह मिली है 2026 के इस 2 ऑर्डर के बाद, तो सिर्फ उन लोगों को जिनके कागज बोलते हैं। व्यू नाउ में जब वो घड़ी आएगी, कोर्ट की कमेटी क्लेम मांगेगी और उस दिन आप तैयार नहीं होंगे या होना शुरू करेंगे तो माफ कीजिए, आप अपने पैसे से हाथ धो लेंगे। तैयारी आज होती है, मैं साल भर से कह रहा हूं, देख लीजिए। अभी आपको तय करना है दूसरे कैटेगरी के लोगों को कि जो क्लेम मांगने कोर्ट के सामने खड़े हो गए हैं, जो कहीं भी किसी तरह से अपने क्लेम को डॉक्यूमेंट करा लिए हैं, तो आपको यह जांच करना जरूरी है कि जो मैंने ऊपर के 5 कारण बताए उनमें से कोई कारण आप पे तो लागू नहीं होता। आपके क्लेम में से 5 में से कौन सी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट में सिर्फ नंबर लिखिए, 1 2 3 4 5। 2 है तो लिखिए 2 5, 3 है तो 3 नंबर लिखिए, लेकिन सिर्फ नंबर लिखिए। जिस प्रॉब्लम पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आएगा, मैं अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम का उत्तर दूंगा, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो शेयर कर दीजिए हर व्यू नाउ ग्रुप में, क्योंकि गलत क्लेम फाइल करना क्लेम न करने से ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए।